हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। बेटा इसमें मैं आपके क्वेश्चंस कराने आई हूँ। बायोलॉजी मॉक 1 है पहला आपका। तो ये आपकी फेस केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करा रही हूँ आपके मॉक, और आपका इंग्लिश का भी मॉक होगा और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी मॉक होगा। देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आपके हाइजीन से रिलेटेड आ सकते हैं। लास्ट ईयर ऐसा ही आपका पैटर्न रहा था। कुछ आपके जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नर्स, आप पहली नर्स कौन रही, फाउंडर कौन रही नर्स की, तो वो पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताऊँ अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो वो आपका रह सकता है कि जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ये डिज़ीज़ किससे फैलती है, ये डिज़ीज़ किससे फैलती है। और कुछ आपके चिन्हों पे भी आ सकता है कि इसका लोगो क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। कुछ आपके स्लोगन भी हैं, तो ये स्लोगन किसने दिया है, ये किसके लिए है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, किसमें, नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और बाकी मैं आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसे इंग्लिश हो गया आपका, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, और फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, देखो 11th-12th का सिलेबस रहता है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, मतलब पीसीबी के लिए। तो आप 11th और 12th का सिलेबस के कारण मैं क्वेश्चन सारे कराती हूँ, और सभी जो स्टेट हैं, इवन इंग्लिश भी, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, पीसीबी और इंग्लिश, तो वो आपकी ऑल स्टेट के लिए होते हैं। तो आप उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी तक नहीं किए तो कर लेना। आपको पता है कल आपका 8 जून को एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, और आज भी हुआ है 9 जून को। तो 8 जून वाले मैंने जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे वो आपसे शेयर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ उन्हें चेक कर लेना एक बार और देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन मैं बोलती जाऊँ और आप उसको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स देना। अगर नहीं है तो नहीं है, और है तो है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, लेकिन आप लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऑनेस्टली आपका स्कोर जो हो मुझे कमेंट करना कि मैम ये हमारा स्कोर रहा है। तो ये मॉक आपके उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, जैसे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उस हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। तो आपके 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, एक माइस्थेनिया ग्रेविस और दूसरा है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये 2 आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। मतलब इनमें होता क्या है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो ना आपकी सेल्स, खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं और खुद की सेल्स पे ही अटैक करने लगते हैं, उसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 4 आंसर हो जाएगा, ए और बी ओनली। और इसका मैं आपको बाइलिंगुअल में लेके आई हूँ इस एग्ज़ाम को, क्योंकि आपको पता है बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ाम आने वाला है इस बार। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। निम्नलिखित में से कौन से ऑटो इम्यून विकार हैं वो आपको बताने हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका ये वाला। तो ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे मुझे कि आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सी विटामिन है जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए हेल्प करती है, मतलब रक्त को जमाने के लिए हेल्प करती है। तो आप बताएंगे 2 का XYZ जो भी आपका आंसर होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड कह रहे हैं आपसे, ये क्वेश्चन भी आप ही कमेंट करेंगे। सभी को पता है कि 5 इम्यूनो क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो 5 साम्राज्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। ये सामाजिक और साम्राज्य सारा कुछ गूगल ने लिखा है, तो प्लीज़ माइंड मत करना गूगल से ही लिखा हुआ है। इसका आंसर भी आप करेंगे 2 और 3 का, सभी को पता होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आप देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो अगेंस्ट होती है ट्यूबरक्लोसिस के। तो निम्नलिखित में से कौन तपेदिक के विरुद्ध प्रभावी है। आप अपने क्वेश्चंस देखते जाना, ठीक है, लगाते जाना अपने दिमाग में, और क्वेश्चन का जो नंबर होते हैं वो देखते जाना। अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज। वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है कहलाती है। तो वो एन आर्टरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज अ सोर्स ऑफ एंजाइम टाइलिन। तो कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो सोर्स है टाइलिन का, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है वो आपको बताना है। तो वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो टाइलिन एंजाइम को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। टाइलिन और एक और एंजाइम होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 आपसे कह रहे हैं कि हु एक्सपेंडेड द सेल थियरी एंड सजेस्टेड दैट ऑल द सेल
अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया और बताया कि हमारी जो सेल होती हैं नई, वो हमारी पुरानी सेल से मिलके ही बनती हैं। ठीक है, किसने बताया ये आपको बताना है। तो हिंदी में आप क्वेश्चन नीचे देख सकते हो क्या है। कह रहे हैं कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया और सुझाव दिया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मतलब आपको पता है हम लोग भी पैदा हुए हैं, हम लोगों का भी उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुई है। हम लोग कहीं नई सेल नहीं हमें मिली। ठीक है, जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने उनका जो गैमीट थे दो वो फ्यूज हुए और फ्यूज होने के बाद में जायगोट बना, जायगोट से हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हम भी पुरानी सेल से ही मौजूद जो सेल्स हैं उन्हीं से बने हुए हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस थी या फिर जो एक्सपेंडिंग सेल थियरी थी वो किसने दी थी, रडोल्फ ने दी थी। और सेल थियरी किसने दी है ये सभी को पता होगा, बहुत ही घिसे पिटे सवाल हैं। ठीक है, सेल थियरी किसने दी थी, स्वीडन एंड स्वान ने, दोनों ने। ठीक है, एक जूलॉजिस्ट थे एक बॉटनिस्ट थे। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका 8th कह रहे हैं आपसे स्फेग्मोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द। स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है, किसको, कौन से को, आपको बताना है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना मुझे। का ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टरीज, मतलब धमनियाँ स्फेग्मोमीटर का रक्तचाप का मापता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका 9 कह रहे हैं द डिजीज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स। तो कह रहे हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण होता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डिजीज चैप्टर आप जरूर करके जाना क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि टाइफॉइड को हम कौन से टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो विडाल टेस्ट से करते हैं। ये कौन सी डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल होती है, वायरस होती है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। फंगल डिजीज़ एक ही आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, वो है आपका रिंगवॉर्म। और आपके निमोनिया और क्या बोलते हैं उससे डिप्थीरिया वगैरह बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरियल से करते हैं। जैसे आपका निमोनिया हो गया, न्यूमोनिया, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, और डिसेंट्री हो गया, डिसेंट्री। फिर उसके बाद में एक और होता है जो आपका होता है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस भी जिसे टी बोलते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। और आपका टिटनेस हो गया, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस हो गया। और आपका क्या होता है, एक और डिजीज़ होती है अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, टिटनेस, प्लेग, प्लेग हो गया। ये सारे ही आपकी डिजीज़ जो हैं वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। वायरल डिजीज़ आपकी क्या होती हैं, एड्स हो गया वायरल डिजीज़ आपकी, ठीक है, और HIV, हेपेटाइटिस बी हो गया। बाकी आपकी और भी वायरल डिजीज़ है, सेक्चुअल ट्रांसफ़र इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी वायरल डिजीज़ आती हैं आपकी। तो ऐसे ही कुछ डिजीज़ पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज़। किडनीज़ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है वो आपको बताना है। तो आपका नेफ्रॉन होता है जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है हमारी किडनीज़ की, ठीक है। और आपसे नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों में बहुत ही थोड़ा सिमिलर काइंड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है इनकी, स्पेलिंग पे ध्यान देना और ध्यान से लगाना क्वेश्चन को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 कह रहे हैं आपसे जो पंजेंट होती है ना, पंजेंसी आती है किसमें, चिलीज़ में, इस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके कारण आती है, तो वो कैस्पेशियन के कारण आती है। और मिर्च में तीखापन के कारण होता है कैस्पेशियन के कारण। इसमें कुछ आपको दे रखा है मैंने एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए। तो कह रहे हैं कि जो पंजेंसी होती है मीन्स अ स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल और फ्लेवर होता है ये। इट इज़ यूजुअली करेक्टराइज फॉर फूड्स एंड जनरली रिफर टू द हॉटनेस और स्पाइसीनेस विच इज़ जनरली फाउंड इन चिली पेपर्स। दिस स्पाइसीनेस इन चिली पेपर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेसिनॉइड्स की वजह से ये स्पाइसीनेस प्रेजेंट होती है चिली पेपर्स में, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, तीखापन का अर्थ है तेज तीखी गंध या स्वाद। यह आमतौर पर खाद्य पदार्थों के लिए जाना जाता है और आमतौर पर तीखेपन या फिर तीखापन को संदर्भित करता है और आमतौर पर मिर्च में पाया जाता है। मिर्च में यह तीखापन कैस्पेनॉइड्स की उपस्थिति कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेस इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड की ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। हिंदी में देखिए, रिक्त स्थान, एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं, तो इंसुलिन है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंसुलिन आपका क्या है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए
जो रेमिनेंट होते हैं ऑफ न्यूक्लियस आर परसेंटेंट ड्यूरिंग दी सीड डेवलपमेंट इन। तो ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। आप देखेंगे एनसीईआरटी खोल के लास्ट के कुछ पेजेस हैं उनमें ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्ची। बीज विकास के दौरान बीजांड काय के अवशेष नियंत्रित बने रहते हैं, तो वो काली मिर्ची में। नेक्स्ट वन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विद नरिश द पोलन ग्रेन इज। माइक्रोस्पोरियम की दीवार परत को परागकणों का पोषण करती है। कौन सी दीवार करती है माइक्रोस्पोरियम की? तो वो आपकी टेपेटम लेयर है जो पोलन ग्रेन को नरिश प्रोवाइड करती है। ठीक है, टेपेटम लेयर आपकी माइक्रोस्पोरेंजियल लेयर होती है ये। जैसे एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडल लेयर हो गया, उसी के बाद आपकी टेपेटम होती है जो नरिश प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिएशंस कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशंस आर। तो वो क्या होते हैं आपके? रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होते हैं। उत्परिवर्तन के कारण होने वाली विभिन्नताएं हैं बेतरबीत, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और दिशाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी चेंज बाय अ पॉइंट म्यूटेशन। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा डीएनए का जो पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन भी आप बताना मुझे क्या होगा। XYZ 3 क्वेश्चन है, होमवर्क है, याद करना, बताना जरूर। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे जो ह्यूमन वेलफेयर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें से क्वेश्चन है। तो पेशेंट वॉज एडवाइज टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट। एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी है उसने। टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए डॉक्टर क्या एडमिनिस्टर करेगा उसको? तो वो करेगा साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मतलब इसके कुछ आपकी एंजाइम्स हैं, कुछ आपके दवाइयाँ हैं जो आपके जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है ना, जब किडनी ट्रांसप्लांट या फिर किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें इम्यून सप्रेसिव देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर इम्यूनिटी हमें दूसरे की हम डाल रहे हैं ना उसमें ऑर्गन, आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है उसको सेल्फ रिकॉग्नाइज करने की एक वो होती है, क्या बोलते हैं, समझ। अगर उन्हें पता चल जाता है बॉडी को, हमारी को, कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है या फिर ऑर्गन नहीं है या सेल नहीं है, तो वो उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी ऑर्गन का, तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए उस इंसान को हम इम्यून सप्रेसिव टैबलेट दिए जाती हैं उसे, जिससे कि वो हमारी जो बॉडी है वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि ये हमारा सेल नहीं है, ठीक है, और दोबारा से डैमेज ना करे। इसलिए तो उसके लिए हम साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद रखना है। ये भी आपका ये एक फंगस है, याद रखना है आपको, ठीक है। स्टैटिन प्रोड्यूस फ्रॉम मोनास्कस परपुरियस, सही है, स्टैटिन मोनास्कस परपुरियस के किया जाता है। और ये किसके लिए किया जाता है? आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है इसको। और ये होता है, ये हो गया, ठीक है। बाकी आपका होता है एक और, जिसे हम बोलते हैं क्लॉट बस्टर, ठीक है। ये क्लॉट्स को तोड़ने का काम कर रहा होता है। तो ये किससे प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a biological control that is being developed for use in the treatment of plant disease। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक नियंत्रक है जिसे पौधों की बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है, विकसित किया जाता है या फिर, ठीक है। तो इसका क्या है? ट्राइकोडर्मा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 सही है। जो प्लांट डिजीज़ में आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं 19, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर्स ईस्ट। आपको सभी को पता है बेयर्स ईस्ट किसको कहा जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को। तो इनमें शराब बनाने वाले खमीर को कहा जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, कह रहे हैं आपसे 10 क्वेश्चन रिमेनिंग हो रहे हैं आपके। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया इज नोन टू हैव डिसेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, दिस डिजीज वॉज। महारानी विक्टोरिया की पारिवारिक वंशावली को एक विशेष बीमारी के वंशजों के रूप में जाना जाता है। बीमारी थी वो क्या थी? हीमोफीलिया थी, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, कह रहे हैं आपसे आइडेंटिफाई द करेक्ट कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अमंग द फॉलोइंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बताना नहीं है आपको। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से आया ये आपका। और कह रहे हैं जो सही पूरक आधार युग्म है उसको पहचानना और करें, बताएं। तो मैंने आपको बताया है कि ए और टी के साथ में हमारा होता है विद डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किसके होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं ये, ठीक है। और सी हमारा जुड़ा हुआ होता है जी से विद ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्ड याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड होता है ए और टी में, डबल बॉन्ड होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन आपने पढ़ी होंगी, आपको याद होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्यूरिन और पिरिमिडीन आपने पढ़ी होंगी। प्यूरिन में हमारा क्या आता है? ए और जी आता है। पिरिमिडीन में आपका ए और टी आता है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, और इसमें अगर आपसे आरएनए में पूछता है तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोसोम न्यूक्लियर एसिड, ठीक है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये आपका आरएनए की फुल फॉर्म होता है। इसमें पूछता है तो हम टी की जगह पे यूरेसिल हम यूज़ करते हैं, यू इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन आपको याद रखना है। प्यूरिन क्या होते हैं आपके? ए और जी होते हैं। पिरिमिडीन आपकी क्या आ जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी और जी, प्यूरिन सी और जी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एमआरएनए यूज़ किया जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए जीवाणु अनुवाद के दौरान टेम्पलेट प्रदान करता है? तो एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओरल पिल्स। ओरल पिल्स के बारे में करेक्ट आपको बताना है। तो ओरल पिल्स वो होती हैं जिसमें आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ये गोलियाँ होती कैसी हैं? मौखिक गोलियाँ बोलते हैं इनको। आपने सुना होगा इमरजेंसी पिल्स जो 72 आवर में दी जाती है, और वो एक होती है 21 डेज़ के लिए दी जाती है, फिर 7 डेज़ का गैप रहता है, जिससे कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है। ओरल पिल्स में ही आते हैं, तो उसमें कंटेन होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। एक और आपकी सहेली है, सहेली जो नॉन स्टेरॉयड है। ऐसे पूछे आपसे नॉन स्टेरॉयड है वो, ठीक है। नॉन स्टेरॉयड पिल पहली है वो सहेली, और ये किसने दी थी? CDRI लखनऊ, ठीक है, याद रखना है आपको। फैमिली प्लानिंग हमारी कब हुई थी? फैमिली प्लानिंग हमारे भारत में ही सबसे पहले हुई थी, इंडिया में ही फैमिली प्लानिंग को यूज़ किया जाता था, और 1951 में पहले बताया गया था फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 आपसे कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि शुक्राणु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। पी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शुक्राणु जनन, ठीक है, इसको बोलते हैं, याद रखना है आपको। कुछ और बता दे रही हूँ मैं आपको, जैसे आपके 100% आपके क्या रह गए हैं? सीमेन है, 100% आपका सीमेन है, उसमें सिर्फ 60% जो आपका सीमेन होता है वो नॉर्मल, उसमें स्पर्म पाए जाते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज होता है उनका, नॉर्मल शेप एंड साइज होता है उनका, ठीक है। बाकी आपके जो 40% सीमेन रहता है उसमें आपकी बिग्रेस मोटिलिटी होनी चाहिए स्पर्म्स की, बिग्रेस मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो बिग्रेस मोटिलिटी होनी चाहिए 40% जो आपके सीमेन होता है, स्पर्म होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे द लीडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 कह रहे हैं आपसे कि इन द फूड चेन इफ़ देयर आर 5000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर के कितने पास है? 5000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर के पास पता है, तो आपको बताना है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में कितनी एनर्जी बचेगी। यहाँ पे आपका 10% रूल लगेगा। 10% जो लॉ था वो किसने दिया था? वो दिया था लिनमैन ने, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये कैसे अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं ऐसे, जैसे आपकी 5000 जूल हमारे किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास है, तो इस पर हम लगाएंगे 10% रूल। 10% में आपको 100 का से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देंगे, यहाँ पे 500 जूल बचा,
ये किसके पास आएगा, ये आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास में। आपको पता है नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ये हमारा ये हमारा प्रोड्यूसर होता है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। इधर ऊपर भी आता है टर्सरी कंज्यूमर, यहाँ तक। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब हो गया, प्रोड्यूसर हमारी हो जाएगी घास फूस, जो घास होती है उसको बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे आपके, जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, जैसे गाय हो गई, और क्या हो गया आपकी बफेलो हो गई। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो आपकी किसको खाते हैं, गाय बफेलो कह रही हूँ, खरगोश वगैरह होते हैं, हाँ सही है। और सेकेंडरी कंज्यूमर आपके उससे ऊपर आ जाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर आपकी लायन और ह्यूमन आ जाते हैं, आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो आपसे पूछा है सेकेंडरी कंज्यूमर पे कितनी एनर्जी हमारी होगी लॉस। तो 500 हमारी प्राइमरी कंज्यूमर बन रही है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में 10% और दोबारा लगाना पड़ेगा, 10% का रूल। तो 500 हमारे बचे प्राइमरी कंज्यूमर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर पर 10% का रूल और लगेगा, लॉ लगेगा, 10% लॉ रूल, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है बहुत क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। आपसे कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बाह्य निषेचन निम्नलिखित में किस में प्रेजेंट होता है। तो सभी में प्रेजेंट होता है आपका बाह्य निषेचन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका 28। कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इररिलेवेंट विद रेस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इररिलेवेंट है, रिलेट नहीं कर रहा है। मतलब कौन से स्टेप्स हैं जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टेप यूज़ किए जाते हैं और कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जेल विद्युत कण संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अप्रासंगिक है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके तीनों ही जो स्टेप्स हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अगारोस जो होता है उसको हम सी बीड कहते हैं, ये एक सी बीड है। ठीक है, और आपका बता दूं मैं आपको, इसमें कुछ लाइट यूज़ की जाती हैं, यूवी रेज यूज़ की जाती है, जिसमें कलर जो आता है बैंड का वो आता है लाइट ऑरेंज, LIGHT ऑरेंज। एक इसमें टर्म है इल्यूजन, इल्यूशन। ठीक है, उसको भी आप पढ़ लेना एक बार NCERT से, आपके लिए सही रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी में स्पॉइल अवर हेल्थ। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो अवर हेल्थ को स्पॉइल कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो ईटिंग जंक फूड, अस्वास्थ्यकर खाना, जब हम खाना खा रहे हैं जंक फूड, आपको पता है वो हमें हार्म पहुंचा रहा है। कभी कभी खा लेते हो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेली बेसिस पे खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, हाँ लेट लतीफ़ वो आपको परेशानी देने वाला है, मैं सच्ची बताऊँ मैं आपको। 30 देखिए, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द पैसेंजर पिजन स्टीलर काउ। आपका जो स्टीलर काउ है बेटा वो रसिया का है। ठीक है, एक और थी आपकी डोडो, डरता नहीं था ये पक्षी, बर्ड था, तो ये पक्षी डरने की वजह से कहाँ ये इसका शिकार कर लिया गया, तो ये मॉरिशस का है, मॉरिशस का है। ठीक है, ये पक्षी तो ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये किस वजह से एक्सटिंक्ट हुए हैं, क्योंकि उनका ओवर एक्सप्लोटेशन हुआ बाय ह्यूमन, आदमी ने इनका शोषण किया, मानव द्वारा अधिक शोषण के कारण इनका एक्सप्लोटेशन हो, मतलब ये लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए मतलब। ठीक है, ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन ही है हर चीज़ का रीज़न। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है उसका कॉज भी ह्यूमन ही है, और बाकी हमारा पानी ख़त्म हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं हमारे अर्थ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन ही है उसका। ठीक है, बाकी जो हैं जानवर बेचारे वो तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप ना प्लीज़ आप अपने घर के आसपास पौधे लगा के रखें, जिससे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो तो बची रहे कम से कम। तो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, बाय, टेक केयर। कैसे क्वेश्चंस लगे आप मुझे ज़रूर बताना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मैं 14 जून तक कराने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।